हाय दोस्तों। तो आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी। लास्ट क्लास हमने छोड़ी थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज पर, जहाँ पर हमने देखा था लाइक चार्जेस रिपेल वाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। तो यहाँ पर हमने लास्ट क्लास को छोड़ा था। यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में हम लोग कंटिन्यू करते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। यानी कि मैंने आपको एक 3 मेथड बताए थे चार्ज करने के। एक बताया था आपको, देख सकते हो आप लोग, कंडक्शन, रबिंग, इंडक्शन। तो कंडक्शन तो आपको पता ही है, बॉडी को टच करने पर। रबिंग, उसको रब करने पर। तीसरा मेथड था इंडक्शन। तो इंडक्शन यानी कि इंडक्शन क्या होता है और बॉडी को चार्ज कैसे कर सकता है बिना टच किए हुए। तो इंडक्शन इज़ द मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी विदाउट एक्चुअली टचिंग इट। एक्चुअली बिना उसको टच किए हुए, बिना किसी बॉडी को टच किए हुए हम उसको कैसे चार्ज कर सकते हैं, दैट इज़ चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो यहाँ पर मैंने पहले एक न्यूट्रल बॉडी ली है। न्यूट्रल बॉडी का मतलब ये नहीं होता बिल्कुल भी कि उस पर कोई चार्ज नहीं है। न्यूट्रल बॉडी का मतलब होता है कि उस पर जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो न्यूट्रल बॉडी जो होती है उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल अमाउंट में होता है। तो ये हमारा न्यूट्रल बॉडी है हमारे पास। मैंने क्या किया, इस न्यूट्रल बॉडी के पास एक चार्ज रॉड लेके आया, बट मैंने उसको टच नहीं किया, सिर्फ पास लेकर आया। तो जब मैं उसको पास लेकर आया तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, एक तरफ फेंक देगा, और नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ एक्यूमुलेट कर लेगा। अब होगा क्या, यहाँ पर मैंने एक अर्थिंग की। ठीक है, आप अर्थिंग भी कर सकते हो। अर्थिंग ना करने से बजाय अगर आप चार्ज करना चाहते हो तो आप एक और साथ में न्यूट्रल बॉडी ले आओ जो इसको टच कर दो। उससे क्या होगा कि ये नेगेटिव चार्ज उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो वो आप पे डिपेंड करता है आपको कैसे करना है। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर अर्थिंग की। अर्थिंग करने पर क्या होगा कि अर्थ को यूनिवर्सल चार्ज कैरियर कहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये अर्थ जो है उससे जितना मर्जी चार्ज हम दे सकते हैं और अर्थ से जितना मर्जी चार्ज ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, जो पॉजिटिव चार्ज था वो कहीं मूव नहीं करेगा क्योंकि उसका मास ज़्यादा होता है। तो इलेक्ट्रॉन का मास कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आएंगे और इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो जिसकी वजह से होगा क्या कि नेगेटिव चार्ज हमारा एक्सेस अमाउंट में आ जाएगा इस बॉडी पर, और ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। बट ये चार्ज अभी भी एक तरफ सारा एक्यूमुलेट है। क्यों? क्योंकि जो रॉड है वो इसके साथ लगी हुई है, अभी भी अटैच है, लेकिन टच नहीं है। अब हमने क्या किया, अर्थिंग हटा दी। ध्यान रहे, पहले अर्थिंग हटाई जाएगी, पहले हम रॉड नहीं हटाएंगे, पहले अर्थिंग हटाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हमने पहले रॉड हटा दी तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये भी ट्रांसफ़र हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो इसलिए पहले अर्थिंग हटाएंगे, देन ये रॉड हमारी लगी हुई है अभी तक। उसके बाद हमने ये रॉड हटाई। जैसी रॉड हटाई तो ये क्या होगा, कोरोना डिस्चार्ज वाली प्रॉपर्टी डेवलप हो जाएगी। कोरोना डिस्चार्ज प्रॉपर्टी ये कहती है कि चार्ज जितना भी है वो सारा ट्रांसफ़र हो जाता है पूरे बॉडी पे। ठीक है, पूरे बॉडी पे इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा। तो ये चार्ज नेगेटिव जो था ये पूरी बॉडी पे आ गया, और जो बॉडी पहले न्यूट्रल थी वही बॉडी अब क्या हो गई, नेगेटिवली चार्ज हो गई। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आई। आगे देखते हैं हम लोग कूलम्स लॉ ऑफ फोर्स। यहाँ से हमारा कूलम्स लॉ स्टार्ट हो जाता है फोर्स के बारे में। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास 2 चार्ज हैं, दोनों रेस्ट पर हैं और उनके बीच में सेपरेशन है r। तो कूलम्स लॉ कहता है, ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे ग्रेविटेशनल लॉ था। ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ फोर्स जो था हमारा, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ यानी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वहाँ पर 2 इंटेंसिक प्रॉपर्टी वहाँ पर भी थी। वो क्या थे, मास। बट यहाँ पर क्या है, चार्ज। तो चार्ज के बारे में जो हमारे फॉर्मूला दिया वो दिया कूलम ने, तो इसलिए इसको बोला हमने कूलम्स लॉ ऑफ फोर्स। ये भी मास की तरह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स चार्जेस के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। कंबाइंड करते हैं तो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। प्रोपोर्शनैलिटी से हटाएंगे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आया, के हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। और यहाँ से हमें साफ दिखाई दे रहा है कि फोर्स जो है वो आर के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फोर्स और आर के बीच में जो रिलेशन बना वो इस तरह से ग्राफ बनेगा, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि ना तो ये ऊपर टच कर रहा है और ना ही ये नीचे टच कर रहा है। क्यों नहीं टच कर रहा, क्योंकि अगर मैं आर की वैल्यू को 0 करता हूँ, अगर मैं आर की वैल्यू को 0 कर देता हूँ तो एफ इन्फिनिटी हो जाएगा, और अगर एफ की वैल्यू को 0 कर देता हूँ तो आर इन्फिनिटी हो जाएगा। यानी कि अगर इस लाइन को मैं नीचे टच करता हूँ तो आर 0 हो रहा है, बट आर 0 कब हो रहा है, जब एफ इन्फिनिटी है। तो इसलिए ये लाइन पैरेलल हो जाएगी। सिमिलरली जब एफ 0 कब हो रहा है, जब आर इन्फिनिटी है, तो एफ 0 कभी
नहीं होगा, क्योंकि आर इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब पैरेलल हो जाएगा ये एक्सिस के। तो इस तरह से ये ग्राफ दोनों ही साइड पर टच नहीं करेगा, लेकिन स्लोप काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा इसका, क्योंकि आर स्क्वायर है। अगर ये आर स्क्वायर ना होता तो इसका स्लोप थोड़ा कम होता। ठीक है, जैसे हमने आइसोथर्मल और एडियाबैटिक वाले ग्राफ पढ़े थे 11th क्लास में। चलिए अब के की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं जरा, के की वैल्यू क्या होती है। तो एक्चुअल में के जो होता है ये हमें बताता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से इसकी वैल्यू फाइंड होती है, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। दोस्तों आपको यूनिट के लिए माथा पच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये यूनिट यहीं से आप इजीली फाइंड कर सकते हो। फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, चार्ज की कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर बन जाएगी, वो जो नीचे आके डिवाइड हो जाएगी, और मीटर स्क्वायर जो है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसीलिए न्यूटन मीटर स्क्वायर, और कूलम स्क्वायर नीचे गई है तो इसलिए माइनस में आया है कूलम स्क्वायर। ठीक है, और ये वैल्यू जो हमने ली है ये वैल्यू होती है वैक्यूम में या फिर फ्री स्पेस में या एयर में। ठीक है, तो ध्यान रहे ये जो मेरी वैल्यू आई है के की 9 × 10⁹, ये वैक्यूम और फ्री स्पेस के लिए है। ठीक है, एयर के लिए भी हम इसको मान सकते हैं, क्योंकि एयर का जो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे, वो बहुत कम होता है विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, लगभग सेम ही होता है। अब यहाँ पर एक नई टर्म आई है आपको देखने को मिल रही है, ये एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट क्या बोला है भाई, चलिए एप्सिलॉन नॉट के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए आपको पता है आपके पास दो चार्ज हैं, वो चार्ज अगर एयर में रखे हुए हैं तो आपको पता है कि कुछ फोर्स लगेगी, लेकिन उन्हीं दोनों चार्जेस को ले जाके अगर मान लीजिए मैं पानी में डाल देता हूँ, सेम सेपरेशन है, तो फोर्स चेंज हो जाएगी। ऐसा होता है, मान लीजिए दो चार्ज को अगर मैंने एयर में रखा है तो फोर्स क्या होगी, हो सकता है कि फोर्स कुछ मान लीजिए 10 न्यूटन है, बट उसी दोनों चार्जेस को सेम सेपरेशन के साथ ले जाके मैं पानी में डाल देता हूँ तो वो फोर्स 10 न्यूटन ना रह के बल्कि कम हो जाती है। तो ये क्यों कम हुई, यहाँ पर तो हम देख रहे हैं इफेक्ट जो है वो केवल चार्जेस पर है और डिस्टेंस पर है, बट चार्जेस और डिस्टेंस तो सेम हमने रखे, तो कहीं ना कहीं इस के में कुछ छुपा हुआ है। इस के में जो चीज़ छुपी हुई थी वो ये थी एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट बताता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, क्योंकि यहाँ पर मैं फ्री स्पेस ले रहा हूँ तो इसलिए एप्सिलॉन नॉट वर्ड यूज़ किया है फ्री स्पेस के लिए। तो फ्री स्पेस में ये चीज़ क्या बन जाएगी, एप्सिलॉन नॉट। और अगर यही कोई मीडियम होता तो ये एप्सिलॉन नॉट की जगह हम लोग यूज़ करते एप्सिलॉन और वहाँ की परमिटिविटी लेते। मान लीजिए अगर मैंने इन दोनों चार्जेस को एयर की बजाय पानी में डाल दिया तो मैं यहाँ पे परमिटिविटी किसकी लूँगा, पानी की परमिटिविटी लूँगा, एयर की परमिटिविटी नहीं लूँगा। ठीक है, एयर की परमिटिविटी होती है 8.854 × 10⁻12 और आप देख सकते हो दोनों की यूनिट जस्ट अपोजिट होगी क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो के की जो यूनिट होगी एप्सिलॉन नॉट की बिल्कुल जस्ट अपोजिट होगी। तो इन सभी को मैंने बिल्कुल उल्टा कर दिया, न्यूटन पर बन गया, मीटर स्क्वायर पर बन गया, कूलम स्क्वायर प्लस का बन गया। ठीक है, तो हमारा पास जो नेट फॉर्मूला बन के आया वो आया F = के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। किसके लिए, एयर के लिए, ध्यान रहे किसके लिए, एयर के लिए। ठीक है, या फ्री स्पेस के लिए या वैक्यूम के लिए। और अगर यही मीडियम की बात करी जाएगी तो एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया है। आपको दो चार्जेस दे दिए हैं, बहुत सिंपल है, दो चार्जेस दे दिए हैं, उनके बीच की सेपरेशन दे दी है, फोर्स का फॉर्मूला मैंने लगाया है। आप लोग इजीली एक बार पॉज करके इसको चाहो तो देख सकते हो। थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी सॉल्व करते टाइम, मैंने r² नहीं लिया था। आप भी ये चीज़ ध्यान रखना, गलती मत करना, नीचे r² है, r² लेना मैं भूल गया था तो जिसकी वजह से थोड़ा गड़बड़ी हो गई थी। बाद में इसको मैंने ठीक किया है, तो आप एक बार इसको पॉज करके आप इजीली देख सकते हो। ठीक है, न्यूमेरिकल चाहो तो खुद सॉल्व करके भी देख सकते हो। ठीक है, न्यूमेरिकल में देखिए ध्यान रखिए आप लोग, आगे हम जो भी न्यूमेरिकल्स करेंगे मेरा मानना यही है कि आप लोग न्यूमेरिकल्स खुद सॉल्व करें, जितना ज़्यादा हो खुद सॉल्व करें। और अगर बाई चांस किसी न्यूमेरिकल में कोई मिस्टेक आ जाती है, आपको लगता है कि सर ने कुछ प्रॉब्लम कर दी है, तो देखो मैं भी इंसान हूँ भाई साहब, मैं भगवान नहीं हूँ। तो ध्यान रखना, आप लोग कमेंट में जाके मुझे बता सकते हो कि सर आपने इस न्यूमेरिकल में ये छोटी सी मिस्टेक कर दी है या फिर ये बड़ी मिस्टेक कर दी है, आप इसको एक बार ठीक कर लीजिए। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको ठीक करने की। चलिए आगे हम लोग आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ को देखने से पहले हम लोग जरा एक छोटा सा 11th क्लास का टॉपिक याद कर लेते हैं, यूनिट वेक्टर। आपको याद होगा यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो वो क्या बता देता है हमें, उसका यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आप लोगों को यूज़ करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यूनिट वेक्टर हमें क्या बताता है, डायरेक्शन।
एक्चुअल में यूनिट वेक्टर हमें किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन दे देता है, तो इसीलिए यहाँ पर हमें यूनिट वेक्टर की ज़रूरत पड़ी। ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है दैट वेक्टर डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। यहाँ पर मैंने अगेन दो चार्जेस कंसिडर किए, एक Q1 और एक Q2, ठीक है। तो अभी तक क्या था पिछले वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में मैंने कहीं भी डायरेक्शन की बात नहीं की थी कि फोर्स किधर लग रहा है, कहाँ लग रहा है, कैसे लग रहा है, ये सब नहीं देखा था। बट इस वाले पार्ट में हमें देखना है कि ये फोर्स का डायरेक्शन भी क्या होगा। तो सबसे पहले मैंने दो चार्ज लिए, दोनों के बीच में सेपरेशन मैग्नीट्यूड देखा जाए तो R है, ठीक है। अब पहले मैं बात करता हूँ फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। फोर्स ऑन चार्ज Q2, ये वाला Q2 चार्ज है, इस Q2 चार्ज पर Q1 चार्ज की वजह से कितनी फोर्स लगेगी। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ध्यान रहे यहाँ पर 2 1 का मतलब है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, दैट विल बिकम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर इनटू में, ध्यान रहे मैंने यहाँ पर F दिया है वेक्टर फॉर्म में, तो मुझे यहाँ पर क्या लेनी पड़ेगी साथ में, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन क्या है यहाँ पर, R12 क्यों लिया हुआ है मैंने, देखो 1-2 का मतलब क्या होता है, 1-2 का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो मैं चार्ज फोर्स किस पर निकाल रहा हूँ, 2 पर, किसकी वजह से, 1 की वजह से, फोर्स निकाल रहा हूँ 2 पर 1 की वजह से। तो मेरी फाइनल पोजीशन क्या है 2 और इनिशियल क्या है 1, तो R2 माइनस R1, जिसको कैसे लूँगा मैं R12। तो इसीलिए यहाँ पर R12 का यूनिट वेक्टर लिया है मैंने, क्योंकि यूनिट वेक्टर मुझे मेरे मैग्नीट्यूड पर कोई फ़र्क नहीं पहुँचाएगा, सिर्फ क्या दे देगा मुझे, डायरेक्शन, ठीक है। बस बिल्कुल उल्टा हो जाएगा यहाँ पर F12 का मतलब फोर्स ऑन ड्यू चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगी, यानी कि नाउ द फाइनल पोजीशन विल बी 1 एंड इनिशियल पोजीशन विल बी 2, तो दिस बिकम्स R21। और यहाँ पर भी मैंने यूनिट वेक्टर ही लिया है, लेकिन ये दोनों यूनिट वेक्टर एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं, ठीक है। यानी कि R12 जो है वो R21 के जस्ट अपोजिट है माइनस साइन में, बट हाँ मैग्नीट्यूड सेम है दोनों का। भाई मैं यहाँ से यहाँ जाऊँ चाहे यहाँ से यहाँ आऊँ, मुझे डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ रहा है, R। तो सिंपल सा फैक्ट है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, तो जिसकी वजह से हमें साफ दिखाई दे रहा है कि ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो हम कह सकते हैं F12 जो है वो F21 के जस्ट इक्वल है। और ये आपको कहाँ देखने को मिला है, आपको देखने को मिला था न्यूटन्स थर्ड लॉ में। इसका मतलब जो कोलम्बियन फोर्स है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करती है। दिस मीन्स दैट कोलम्बियन फोर्स ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। दूसरी बात, ये दोनों ही फोर्सेस आप देख सकते हो जिस लाइन के अलॉन्ग ये एक दूसरे को मीट कर रहे हैं, उसी लाइन के अलॉन्ग, उसी सेंटर के अलॉन्ग ये फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है। तो ये इसीलिए कह सकते हैं इनको सेंट्रल फोर्सेस, ठीक है, क्योंकि इनका जो डायरेक्शन है वो सेंटर के अलॉन्ग है। तो यहाँ पर आप देख लो मैंने लिखा हुआ है ऑल्सो बोथ द फोर्सेज आर एक्टिंग अलॉन्ग द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, दोनों चार्ज को जॉइन करने वाली लाइन के सेंटर के अलॉन्ग लग रही हैं, इसीलिए इनको सेंट्रल फोर्सेज भी कहेंगे, ठीक है। अब इसकी बात है रेंज क्या है, मतलब मिनिमम आप कहाँ तक जा सकते हो इस फोर्स को, ये फोर्स कहाँ तक लग सकती है मिनिमम। तो मिनिमम ये न्यूक्लियर डायमेंशंस तक लग सकती है। न्यूक्लियर की डायमेंशन लगभग होती है 10⁻⁻15 फर्मी लेवल तक, ठीक है। तो फर्मी लेवल तक इस फोर्स को हम फाइंड मतलब यूज़ एप्लीकेबल है ये बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है। क्यों, इससे नीचे अगर जाते हैं तो वहाँ पर ये फोर्स डोमिनेट कर जाएगी और फिर न्यूक्लियर फोर्स आ जाएगी, ठीक है। वी विल नॉट बी एबल टू डिस्ट्रीब्यूट की वो डिफरेंशिएट की वहाँ पर ये फोर्स न्यूक्लियर फोर्स है या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है। अब इसके कुछ लिमिटेशन है कूलम्ब्स लॉ के, जैसे चार्ज रेस्ट में होने चाहिए, चार्ज पॉइंट चार्ज होने चाहिए, मतलब बहुत छोटे छोटे पॉइंट चार्ज। अच्छा, पॉइंट चार्जेस कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे मैंने आपको पॉइंट आपको 11th क्लास में था ना कि पॉइंट ऑब्जेक्ट कैसे डिफाइन करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट द्वारा चला जाने वाला डिस्टेंस उस ऑब्जेक्ट के साइज़ के रिस्पेक्ट में काफ़ी ज़्यादा है तो हम उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। सिमिलरली पॉइंट चार्जेस को कैसे डिफाइन करोगे, अगर पॉइंट चार्जेस जो रेस्ट में है उसका साइज़ दूसरे चार्ज जिसके बीच में फोर्स लगाई जा रही है उन दोनों के डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में काफ़ी छोटा है तो उसे बोलेंगे पॉइंट चार्जेस। यानी कि यहाँ पर देख सकते हो आप, ये जो R है ये इन चार्ज के साइज़ के रिस्पेक्ट में काफ़ी बड़ा है तो ये कहलाएगा यहाँ पर पॉइंट चार्ज। नाउ देन
द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस मस्ट बी ग्रेटर देन, ये मैंने आपको बता ही दिया कि सेपरेशन जो होनी चाहिए चार्जेस की वो न्यूक्लियर साइज से ज़्यादा होनी चाहिए। क्यों? अगर ऐसा नहीं होगा तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट्स ओवर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऊपर डोमिनेट कर जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं हम लोग, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ को हमने पढ़ लिया, कूलम्ब्स लॉ की लिमिटेशंस पढ़ ली हैं। आप लोग चाहो तो इस टॉपिक पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हो। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।